गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अलंकार का अगर शाब्दिक अर्थ आपको समझना हो तो हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं, आभूषण या गहना। ठीक है, जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से एक स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से वाक्यों में, कविताओं में, काव्य में के सौंदर्य में वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है। अलंकार के अगर भेद के बारे में जानते हैं तो इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। सबसे पहले हम जानेंगे शब्दालंकार क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें शब्दों का जो प्रयोग होता है उनके आधार पर काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी कविता के सौंदर्य में वृद्धि किस प्रकार से होती है, उसके शब्दों के आधार से। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है हमारा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अलंकारों की बात मैं कर ही रही हूँ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये शब्दों के आधार पर है, इसीलिए इसका नाम शब्दालंकार है। तो आइए जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास का अर्थ है किसी भी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जो शाब्दिक अर्थ है वो अनुक्रम में रखना है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण की जब आवृत्ति यानी वो बार बार आता है तो वो कौन सा अलंकार होता है, वो होता है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर एक उदाहरण भी आपको मैंने दिया हुआ है, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर आपको देखने से पता लग रहा है कि रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा और राम में रा, यानी रा वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है। अब उसी प्रकार हम समझ लेते हैं दूसरा उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर चारु में चा है, चंद्र में चा है और चंचल में भी चा है, यानी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है या वर्ण हमें एक से अधिक बार देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार को ही रखा जाता है या उसी के आधार पर हम इसका वर्णन करते हैं। दूसरा हम जान लेते हैं यमक अलंकार क्या होता है। बच्चों, यमक अलंकार में एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थों में भी भिन्नता होती है, यानी शब्द रिपीट होता है, वन वर्ड। अभी तक हम वर्णों के रिपीटेशन की बात कर रहे थे, मगर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शब्दों के रिपीटेशन की, बट उनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर एक घटा का अर्थ है बादलों की घटा जो छाई हुई है, और दूसरे घटा का अर्थ है माइनस सब्सट्रैक्शन, यानी उसका कम होना। थर्ड नंबर पे हम जानते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष का अर्थ है बच्चों चिपकना। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द में आपको दो अर्थ चिपके हुए या कई अर्थ चिपके हुए नजर आते हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि भिखारिन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर जो पट शब्द आया है, ठीक है, पट शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ कौन सा है? पहला अर्थ है उसके वस्त्रों के लिए, पट किसे कहते हैं हम? वस्त्रों को कहते हैं। और दूसरा पट है दरवाज़ा, किवाड़। ठीक है, यानी यहाँ पर दो बार एक ही शब्द एक ही बार आया है, यानी पट शब्द एक ही बार आया है, मगर उसका जो प्रयोग हुआ है, जो अर्थ है उसका, वो 2 टाइम्स 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में निकल रहा है। ठीक है, एक पट का अर्थ है वस्त्र और दूसरे का अर्थ है हमारा जो दरवाज़ा। ठीक है, अब हम चौथे नंबर पे जान लेते हैं वक्रोक्ति क्या होता है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है बच्चों टेढ़ा, है ना, यानी कहा कुछ जाए और अर्थ कुछ और निकले। टेढ़े का मतलब बात सीधी की गई, सामने वाले को, श्रोता को बात कुछ अलग लगी। ठीक है, अब अगर मैं कहना चाहूँगी कि मुझे हरि की तलाश है, इसमें हरि एक भगवान का भी नाम हो सकता है ना, या हम किसी और एक जर्नल व्यक्ति के नाम को भी कह सकते हैं, यानी कहने वाले ने कुछ कहा, समझने वाले ने कुछ समझा। अब जान लेते हैं दूसरा भेद, वो है हमारा अर्थालंकार, यानी जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अभी तक हमने जो शब्दालंकार में समझा वो शब्द के कारण था, और यहाँ पर अर्थों के कारण जो चमत्कार है उसे हम अर्थालंकार में डालते हैं।
अब इसके भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसके भी मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला हमारा हो जाता है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु के रूप, गुण और आकार की समानता किसी अन्य, यानी यहाँ एक तो जर्नल चीज़ होगी और दूसरी फेमस चीज़ होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि चांद सा सुंदर मुख, ठीक है, यानी चांद के समान, मुख की तुलना उपमा किससे की गई है, चांद से की गई है। यानी एक विशेष चीज़ से एक साधारण चीज़ की जब उपमा की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में बच्चों क्या होता है, जहाँ पर रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में कोई अपभेद, यानी चरण कमल, कमल जो है, चरण जो है वो कमल के समान है ना, यानी दोनों में इतनी समानता है, एक दूसरे के रूपक हैं, इसलिए हम वहाँ पर क्या कहेंगे, वहाँ पर रूपक अलंकार कहेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मतलब है जहाँ पर संभावना हो। ठीक है, संभाव्य ज्ञान की स्थिति में हम इस बात को कह सकते हैं, यानी संदेह से आगे और निश्चिंत से पीछे। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति बच्चों सीधा सा उदाहरण है जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जान लेते हैं छंदों के बारे में कि छंद क्या होते हैं। तो छंद आपको मैं बता दूं कि छंद जो होते हैं वो होते हैं जहाँ पर जिनका अर्थ जो है वो आह्लादित होता है और रचना विधान में आनंद उत्पन्न होता है। ठीक है, जहाँ पर वर्ण या मात्रा नियमित संख्या में दिखाई देती है वहाँ पर हम उसको छंद कह सकते हैं। अब छंद के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं वर्णिक और मात्रिक। ठीक है, वर्णिक छंद कौन से, जहाँ पर वर्णों का स्थान नियत रहता है, और मात्रिक छंद जहाँ पर वर्णों का स्थान नियत नहीं रहता। ठीक है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम वर्णिक और मात्रिक छंद में डिवाइड कर सकते हैं। एक और आता है जिसे हम मिश्र छंद कहते हैं। इसमें 2 छंद मिलकर एक छंद का निर्माण करते हैं, और इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है कुंडलियाँ, छप्पे, सवैया, खनाक्षरी, सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दिया। धन्यवाद।